आज हम कक्षा 12वीं में इकाई 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मुख्य मानवीय शाखाओं के प्रांत और परिसर को ज्ञात करेंगे, जिसमें आज हम कासिनोस के प्रांत और सहप्रांत को ज्ञात कर रहे हैं। जिसमें जैसा कि पहले आप लोगों को बतलाया जा चुका है कि वो मान जिसमें रिपीटेशन ना हो उनको ही हम मुख्य मान शाखा में लिखेंगे। उनमें से भी कौन से मान हैं उनको बड़ी सावधानी से समझिए, क्योंकि आगे की प्रश्नावली में हमको इसी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले cos थीटा के विभिन्न मानों को हम समझें। cos थीटा का जब मान 0 अंश हो तब कितना होगा, 30 अंश पर कितना होगा, 45 अंश का मान कितना होगा, 60 अंश का मान कितना होगा, 90 का मान कितना होगा, 120 का मान कितना होगा, 135 अंश की कंडीशन में क्या होगा, 150 की कंडीशन में क्या होगा, 180 की कंडीशन में मान क्या है, फिर 210 अंश की कंडीशन में कितना, 225 अंश की कंडीशन में कितना, 240 पर कितना, 270 पर कितना, फिर 300 अंश पर कितना, 315 पर कितना, 330 अंश पर कितना और 360 पर। इन मानों को थोड़ा ध्यान से समझें। हम इसे सब जानते हैं कि sin शून्य अंश का मान होता है 1, 30 अंश का मान होता है हमारे पास कर्ण 3/2, 45 अंश का मान होता है 1/2, 60 अंश का मान होता है 1/2, 90 का मान होता है 0। यहां से क्योंकि दूसरा चतुर्थांश प्रारंभ हो जाता है, 90 की बाउंड्री जैसी पार की तो दूसरा चतुर्थांश प्रारंभ हो जाता है, तो मान का ये रिपीटेशन प्रारंभ होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यहां से ऋण 1/2 करनी 2, यहां से ये ऋण करनी 3/2 और फिर यहां से ये ऋण। जैसे हम 180 की बाउंड्री को पार करते हैं, हम तीसरे चतुर्थांश से पहुंच जाते हैं और तीसरे में पहुंच गए। इसका सीधा सा अर्थ है कि मान अब यहां पर जो धनात्मक होगा वो tan थीटा धनात्मक होगा, उसका व्युत्क्रम cot थीटा धनात्मक होगा, cos ऋणात्मक ही होगा। मतलब ये ही मान फिर से रिपीट होना प्रारंभ होगा। ऋण करनी 3/2, ऋण 1/2 करनी 2, फिर ऋण 1/2। अब उसके बाद में 0। जैसे ही हम 270 की बाउंड्री पार करते हैं, हम चौथे चतुर्थांश में आ जाते। चौथे में पास धनात्मक है तो ये ही मान आएंगे, लेकिन ये ऋण से कैसे हो जाएंगे, ये ही मान आएंगे, लेकिन ये मान ऋण से कैसे हो जाएंगे, धन में परिवर्तन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि हमको अलग अलग मान कहां से कहां तक मिले, तो हमको डिफरेंट मान यहां से लेकर यहां तक के मिलते हैं, अलग अलग। लेकिन यहां से जैसे ही हम आगे मिलते तो यहां से लेकर आगे तक का एक अलग पेयर डिफरेंट मानों का है, लेकिन इधर जो मान रिपीट हो वही मान फिर से रिपीट होना प्रारंभ हो गए। इसलिए जब हम इनवर्स फलन की बात करेंगे तो फंक्शन में हम ऐसे पदों को लेते हैं जो कि बाईं ओर के एक अवयव के साथ दाहिनी ओर का भी एक ही अवयव है। यानी कौन सा फंक्शन, वो 1 भी हो और अनटू भी हो, वो 1 भी हो और अनटू भी हो, उसी का इनवर्स संभव है, अन्यथा अन्य फंक्शन का इनवर्स संभव नहीं। इसलिए cos के जो मुख्य मान हम लेते हैं वो लेंगे हम 0 से लेकर 180 तक, यानी इस 0 डिग्री से लेकर इस पाई रेडियन तक के ही मानों को हम लेंगे। तो यह हमारे पास सहप्रांत कहलाता है।
यह हमारे पास 0 से लेकर पाई तक इनवर्स फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। इसमें कोणों के मान दाहिनी तरफ आएंगे और जो मान हमारे पास है धन 1 से लेकर ऋण 1, ये मान हमारे पास प्रांत में आएंगे। ये हमारे पास इसमें आते हैं। अब इसी के साथ हम ज्ञात करेंगे कौन सा कास का व्युत्क्रम। हम में से सब जानते हैं कास थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। ऊपर के ही मानों की यदि सहायता ली जाए तो बड़ी आसानी से हम बदला सकते हैं। 0 अंश का मान 1 तो यहाँ भी इसका मान होगा 1। 30 अंश का मान करनी 3/2 तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/करनी 3। 45 का मान 1/2 तो इसका मान होगा करनी 2। 60 का मान 1/2 तो इसका मान होगा 2। 90 तो ये 90 जब पलटता है तो ये 90 का मान यहाँ 0 है और 0 का जब हम इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, जिसको हम कहते परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। ऐसी कंडीशन में हम इसको लिख देते हैं परिभाषित नहीं। ऋण 1/2 का व्युत्क्रम ऋण 2, इसका व्युत्क्रम करनी 2, ऋण करनी 2, ऋण 2/करनी, ऋण 1 का व्युत्क्रम ऋण 1। वापिस इन मानों को फिर से देखेंगे तो ये मान फिर से हमारे पास रिपीटेशन यहां से प्रारंभ होगा, यहां से भी ये रिपीटेशन प्रारंभ हो जाएगा। पुनः चौथे चतुर्थांश से पहुंच गए। चौथे में फिर देखिए तो हमारे पास कौन सा मान, तो cos और sec के मान धनात्मक शुरू मिलेंगे। तो ये ही मान कुछ इस प्रकार से आने लगेगा। वापिस ध्यान से देखें तो अलग अलग मान 0 से लेकर 180 तक ही मिल रहा है, लेकिन 180 के बाद फिर से मान क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर से मान क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब कोई आपसे कहे किसका मान, सेक इनवर्स का मान, ऐसी कंडीशन में जब कोई कहे आपसे किसका मान, सेक इनवर्स का मान, तो सेक इनवर्स का जो मान होगा वो कहां से कहां तक, वो होगा धन 1 से ऋण 1 तक। वह मान भी कहां से कहां तक होगा, धन 1 से ऋण 1 तक के कोई भी मान। आप इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 तो है, 1 के आगे का मान है, 1 के पीछे का मान नहीं। ऋण 1 तो है, ऋण 1। अब इसको संख्या रेखा पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि कहां से कहां तक के मान है। तो ये आपके पास आ गया 0, ये हमारे पास इधर आ गया ऋण 1, ये इधर आ गया हमारे पास धन 1। हमारे पास है ऋण 2/3, यानी ये इधर होगा मान, कौन सा मान, ऋण 2/3। फिर इसके बाद है ऋण करनी 2। इस तरीके से ये मान, ठीक है। अब आगे की तरफ इन मानों को ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहां पर भी जो मान है 0 के बाद अगला मान हमारे पास इसमें जो मिल रहा है वो कौन सा है, तो ये मान हमारे पास मिल रहा है 1 है। 1 के बाद 2/3, इसके बाद करनी 2, इसके बाद 2। तो ये मान तो हमको मिल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जो मान हमको मिलेंगे और इसके आगे जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या होगी, जैसे मान बढ़ेगा तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी परिभाषित नहीं है, यानी इन्फिनिटी, वो वैल्यू मिलेगी परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक के कोई भी मान हमको सेक थीटा में दिखाई नहीं पड़ रहे। सेक थीटा में धन 1 से ऋण 1 के मध्य का कोई भी मान दिखाई नहीं पड़ रहा। 1 के बाद के ही मान है, ऋण 1 के बाईं तरफ के ही मान है, लेकिन कौन से मान, इस सीमा का कोई भी मान इसमें शामिल नहीं है।
क्या शामिल है? एक और ऋण एक तो शामिल है, एक और ऋण एक तो शामिल है, लेकिन इन दोनों के मध्य का कोई भी अंश काहे में शामिल है? सेक में शामिल है। इसलिए जब हम इसका प्रांत लिखते तो हम लिखते रियल नंबर में सारे अवयव आएंगे, लेकिन कौन से अवयव? ऋण एक से लेकर धन एक के मध्य के अंक छूट जाएंगे। एक और ऋण एक नहीं छूटेगा, धन एक से ऋण एक के मध्य के सारे अंक छोड़ देंगे, एक और ऋण एक नहीं छोड़ना है। इसलिए अपन ने यहाँ पर कॉमन इंटरवल दिया है। और यहाँ कौन सा मान? यहाँ पर होगा, ध्यान से देखिए, तो 0 से 180 यानी 0 से पाई के ही मानों के लिए सत्य है, 0 से पाई तक के ही मानों के लिए क्या है? सत्य है। और कंडीशन क्या है? लेकिन एक स्थान पर हमने यहां पढ़ा है क्या? परिभाषित नहीं है, तो इस मान को यहां से हटाना पड़ता है। मतलब कौन सा मान हटेगा? ऋण π/2 को हटा दीजिए। ये 90 अंश के मान को यहां से क्या करना होगा? हटाना होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेक परिभाषित नहीं है। तो आज अपन ने कक्षा 12वीं की इकाई 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कास और सेक के कुछ मानों को देखे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।